चल रहा है कि लोग बाग को लगता है कि अपन बहुत मस्त दिखते हैं, अपन बॉडी वीडी बना रखी है अपन ने, तो अपन चलो मुंबई चलते हैं। हाँ भैया, राम राम। स्वागत है आप सभी का दी इंदौरी शो में। और आप भैया, आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड, वेब सीरीज और बहुत सारे टीवी सीरियल जिनमें उनको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और रिसेंटली अभी आईपीएल खत्म हुआ, तो आईपीएल में जो बीच में एक एड आता है शुब्बू सर वाला, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं उनको देखा होगा। तो आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं वो है हमारे क्षितिज परमार भैया। तो भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दी इंदौरी शो में। थैंक यू सो मच। और आपको और आपके पूरे चैनल के सारे व्यूअर्स को राम राम। जय श्री राम। भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक इंदौरी पर्सन, क्योंकि पहली बात तो इंदौर हमसे छूटता नहीं है, बिल्कुल। और आपने इंदौर छोड़ के बॉलीवुड में जाने के लिए क्या कुछ किया और कैसे शुरुआत हुई कि मुझे नहीं यार, मुझे मूवी में जाना चाहिए, और आपने कैसे घर वालों को उस चीज के लिए कन्विंस किया कि यार मुझे बॉलीवुड में जाना है? भाई, ये सबसे पहले तो बता दूं, शुरुआत बचपन से ही हो चुकी थी। जो ये अभिनय का कीड़ा है वो बचपन का पाला हुआ है। हुआ ये था, छोटा सा किस्सा है कि जब मैं क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तो फादर उस टाइम मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे स्टेज पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वो खुद कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थे, और वो चाहते थे कि मैं भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ करूं। बट उस टाइम कैमरा शाई था, स्टेज फियर था थोड़ा सा, तो पापा कुछ ना कुछ तरीके से मुझे तैयार करके स्टेज पे चढ़ा देते थे, और मुझे करना ही होता था क्योंकि सामने पापा बैठ रहते थे। तो शुरुआत तो डर से हुई, पर धीरे धीरे खुल गया, और वहीं से पहला मंच पापा के थ्रू ही मिला। वो बात धीरे धीरे खत्म हो गई, जिम्मेदारियां आ गई स्कूल कॉलेज के टाइम। बस थोड़ा सा कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहा, वहाँ से इच्छा हुई कि हाँ, इसमें कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। बट उस टाइम क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है ये नहीं पता थी। पर बहरहाल ऐसे रास्ते बनते गए अपने आप। मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन में हुआ, मैंने लगभग साल भर वो जॉब की, बट उस टाइम को ही लगने लगा कि यार ये क्या मेरा फील्ड है, मैं सिस्टम के सामने बैठ के पूरा दिन निकाल दूंगा क्या। तो वहीं से थोड़ी सी इच्छा हुई कि कुछ चेंज किया जाए। मैंने जॉब चेंज करी, क्रिएटिव फील्ड में आने के लिए मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की, क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर रहा काफ़ी टाइम तक। फिर थोड़ी कोशिश करी कि भाई थोड़े से गुर आ जाए, इसलिए थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद फिर लगा कि कुछ प्रोडक्शन के भी गुर सीखे जाएं, उसके लिए मैं मुंबई मूव ऑन हुआ। फिर वहाँ से अपना सफ़र शुरू हो गया। सबसे पहले जो आपकी मूवी आई थी प्रेम रतन धन पायो, शायद 2015 में। हाँ, 2014-15 में। और आज अभी हम बैठे हैं 2024 में। तो भैया, इसमें डायरेक्ट मुंबई जाते ही आपको मूवी मिल गई या वहां पर भी कुछ? क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि यार रातों रात सक्सेस मिल गई होगी, डायरेक्ट चीजें हो गई होंगी, तो उसके पीछे कितना कुछ स्ट्रगल है आपका? नहीं भाई, उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है। हुआ यूँ था कि मुझे मुंबई में लगभग 1 महीना हुआ था जाए हुए, और मैं जैसा बताया कि मैं प्रोडक्शन टीम ज्वाइन करने के लिए गया था कि कुछ प्रोडक्शन टीम में एज ए असिस्टेंट या कुछ भी मैं ज्वाइन करूँगा क्रिएटिव फील्ड में। मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन गया सबसे पहले, मतलब मुंबई में 1-2 महीना हुआ था मुझे, और मैं वहाँ गया तो वहाँ टीम बन रही थी। बट मुझे जब मैं गया तब तक टीम ऑलरेडी बन चुकी थी, क्रिएटिव टीम। बट मुझे बोला गया कि आप थिएटर से हो तो हमारे ऑडिशन ज़रूर चल रहे हैं, अगर आप देना चाहो तो ऑडिशन दे दो। मैंने ऑडिशन दिया, और मेरे हिसाब से मुझे लगा कि शायद ऑडिशन अच्छा गया है, पर मैं देख के भूल गया। उस बात के लगभग 2-3 महीने बाद मुझे कॉल आया कि आपका सलमान की फिल्म के लिए सिलेक्शन हो गया, आप ऑफिस में मिलने आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फ़ोन काटा और मेरे रूममेट को बोला कि देखो भाई यार, मुंबई में इतना टाइम हुआ नहीं अपने को, और लोग बाग मजे ले रहे हैं, यहाँ पे प्रैंक कॉल कर रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात को। दूसरे दिन वापस कॉल आया कि भाई मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर, और वो अभी भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर हैं। बोले मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, आपको कल बुलाया था, आप आए नहीं। तो मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहा हाँ यार, उस बंदे ने जिसने अपना ऑडिशन लिया था उसका नाम विक्की सिदाना था। तो मैंने बोला कि मैं सर हाँ बस पहुँच रहा हूँ, मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ। बोला आप क्यों नहीं आए कल? तो बोला सर थोड़ा कुछ काम आ गया था। तो बंदा हंसा हुआ, बोले यार राजश्री का फोन आया है आपके पास, और आपके पास ऐसा कौन सा काम है कि वो छोड़ के आप आए नहीं। मैं माफ़ी मांगी उनसे और तुरंत राजश्री प्रोडक्शन पहुंचा। वहाँ जाके एक और झटका लगा मुझे, जब
मुझे रिसेप्शन पे बोला गया कि आप सूरज बड़जात्या जी को पहचानते हैं? तो मैंने बोला कि उनको कौन नहीं पहचानता। नहीं मतलब पर्सनली पहचानते क्या उनको? मैंने कहा नहीं, क्यों? अच्छा, मेरे दिमाग पहले से ही चल रहा था कि मुझे गलती से बुलाया गया यहाँ पे क्योंकि मुंबई में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं और आपको इतनी बड़ी फिल्म मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। तो मैंने कहा क्या बात है? तो रिसेप्शन में मुझे बोला गया कि सूरज सर ने बोला है कि क्षितिज आए तो केबिन में बैठेगा। अब मेरा जो कन्फ्यूजन था और यकीन बदल गया कि और किसी को बुलाया, मैं गलती से आ गया यहाँ पर। मैं अंदर गया, सूरज बड़जात्या सर ने बोला कि आप इंदौर से हो? मैंने कहा जी सर। बोले इंदौरियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अरे वाह। तो मुझे मज़ा आ गया क्योंकि सर का ससुराल भी इंदौर से है और वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था इंदौरी होना। खैर, पर शुरुआती दौर में जो मेहनत लगनी चाहिए थी वो नहीं करी, बट इस मूवी के बाद थोड़े से हवा में आ गए और फिर लगा कि यार सलमान के साथ मूवी की है, हमको तो ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। पर उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई। जब आपका एक थोड़ा सा नाम हो जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है और उस एक एक्सपेक्टेशन को लेवल में रखने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद असली स्ट्रगल देखा जाए तो शुरू हुई। मैं लगभग 5-6 किलोमीटर भटकता था। अंधेरी और बांद्रा के बीच में सारे प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे, वो भटकता था। और उस टाइम व्हाट्सएप जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं मुंबई गया था, हमको हार्ड कॉपी में रिज्यूम बोल सकते हैं, प्रोफाइल बोल सकते हैं, फोटोग्राफ्स बोल सकते हैं, वो लेके प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस भटकना होता था। तो काफ़ी स्ट्रगल थी उस टाइम। और अभी सब जैसे लगता है लोगों की यार इतनी ग्लैमरस फील्ड है, पर उस ग्लैमरस फील्ड के पीछे का स्ट्रगल लोगों को शायद कम ही देखने में आता है। तो बहुत हलवा लगता है कई लोगों को, तो वो वहाँ जाके मालूम पड़ता है कि भैया इस फील्ड में कितना स्ट्रगल है। जैसे आपने बताया कि पहली मूवी सलमान सर के साथ जी। आपने की और हमने देखा है कि आपने बहुत सारे तमाम एक्टरों के साथ काम किया है। जी। तो सबसे अच्छा आपको किनके साथ लगा कि यार इनके साथ काम किया एक अच्छा लगने वाला? और एक इंदौरी है तो इंदौरी को उसमें क्या पसंद आया, क्या चलो ठीक है इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा आपने को? देखिए, लगभग काफ़ी लोगों के साथ, टॉप मोस्ट एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ लगभग, और किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। पर कोई कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रभावित कर जाते हैं, उनकी सादगी, उनका काम आपको प्रभावित कर जाता है। ऐसे में देखा जाए तो 2-3 लोग का काम बहुत मुझे प्रभावित कर गया। जैसे नवाज़ भाई हैं, नवाज़ भाई को देख के लगता है कि यार इतने शीर्ष पे जाके भी आदमी इतना सरल कैसे हो सकता है, इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। वो हो गए महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ मैंने एक हाल ही में ऐड किया, पिछले साल IPL के टाइम ही चला था वो यूपी नूडल्स का। तो उनके साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिला। उनकी भी सादगी ऐसी है कि लोगों ने उनका नाम जो दिया है कैप्टन कूल, वो एकदम फिट बैठता है। इतना स्ट्रेस, इतना शूट लोकेशन पे, इतनी आवाज़ के बाद भी उनको देख के लगता नहीं कि इस बंदे को कभी गुस्सा आता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक इंदौरी, जैसे कई बार होता है कि 2 इंदौरी मिलते हैं तो बड़ा अपनेपन से मिलते हैं कि यार अपना वाला मिल गया। तो इन लोगों को देख के लगता है कि शायद ये भी इंदौरी ही है, जो उनसे मैचिंग होती है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा लगता है कि यार ये अपने वाला ही बंदा है। तो ये कोई लोग हैं जो जिनसे फ्रीक्वेंसी मिलती है। भैया मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग सफलता का क्या मंत्र हो सकता है, या सफलता के कुछ ऐसे की पॉइंट जो अगर एक इंसान फॉलो करे, उस चीज पर काम करे तो वो भी सफल हो सकता है? देखिए, सफलता के सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए मुझे यही लगता है कि जैसे जिस वक्त मुझे जॉब चेंज करने की इच्छा हुई या काम का प्रोफाइल चेंज करने की इच्छा हुई, उस वक्त भी मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था। तो अगर मैं खुद बोलता कि यार मैं उस टाइम सफल हूँ, तो उस टाइम भी बोल सकता था मैं सफल। बट अंदर कहीं सेटिस्फेक्शन आपको जब तक नहीं मिलता तो उसके मायने बदल जाते हैं। और मैं अगर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, कुछ ज़्यादा समझ में आए शायद, कि मान लीजिए मैं 50,000 कमा रहा हूँ और मैं अपने आप को सफल बोल रहा हूँ, तो भी ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये काम छोड़कर मैं कोई छोटा काम पकड़ रहा हूँ जो मेरे मन पसंद है और उसमें मुझे 20,000 ही मिल रहा है, पर मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मेरे लिए डेफिनेशन वही होगी कि यार मैं सफल अपने आप को मान रहा हूँ।
मतलब यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि आप भले ही लाखों कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं 20,000 में खुश हूँ, 30,000 में खुश हूँ, तो आपके मायनों में वो वो सफलता है। सफलता। और जैसे जैसे भैया बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा आपके स्ट्रगलिंग टाइम में, जी। तो कुछ ऐसे भी किस्से होंगे जो आपको बोलते होंगे अरे क्या कर रहे हो यार, ये इसमें कुछ नहीं है, और आज उनकी क्या प्रतिक्रिया है जब उन्होंने आपके एड देखे होंगे, आपकी मूवी देखी होगी, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट कुछ लोग करते हैं जी बिल्कुल। और जो टांग खींचने का काम होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होता है। तो वैसे लोगों से आपने कैसे उस समय डील करी, और आज उनका व्यवहार जो है वो आपके लिए कैसा है? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप घर से ही ले सकते हैं। घर के लोग, रिश्तेदार, दोस्त आपको कई बार ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेट भी करते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कि अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। खैर ये चीज़ मुझे घर पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। घर से काफ़ी सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का, वाइफ का, बच्ची का सपोर्ट मिला। और ख़ासकर जो चीज़ आपने पूछी है वो चीज़ के साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, एज। जब मैं मुंबई के लिए निकला था तो एज मेरी अप्रॉक्स 36-37 थी, जो कि एक अभिनेता बनने के लिए कि शायद काफ़ी लेट हुई होगी। पर मैं बोमन ईरानी जी को देखा था, वो भी काफ़ी लेट इस फील्ड में आए थे, तो ऐसे लोगों को देख के थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। तो जब मैं इंदौर से निकला मुंबई के लिए तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई यार हीरो बनने जा रहा है पहलवान तुम तो यार। तो ऐसी टॉन्ट भी सुनने को मिलती थी दोस्तों से। खैर पर मेरे केस में पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिले। मेरा बैकग्राउंड देख के, मेरी कॉलेज की प्रोफाइल देख के, एक जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसको देख के घर वालों ने सपोर्ट करा कि भाई कुछ कर सकता है। हमको लगता है कि अगर ये भिड़ा रहे तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो इतनी समस्या आई नहीं। थोड़े से कटाक्ष तो खैर मिलते ही हैं, और उसको मैंने पॉजिटिव ही लिया। वो जो जिद पूरी करने की जो थी, जिद काम पूरा करने की जो जिद थी, वो ऐसे नेगेटिव लोगों से ही आपको प्रेरणा मिलती है कि वो चैलेंज कर देते हैं कि भाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दिमाग में अगर आप उसको पॉजिटिव वे में बिठा लें तो और आपके काम अच्छे ही होंगे। बहुत बढ़िया। भैया दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बॉलीवुड या वेब सीरीज में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो पहली सीढ़ी उनके लिए क्या होनी चाहिए, और जो उनको जिस मुकाम पर पहुंचना है उसको वो कैसे पा सकते हैं? क्या क्या वो चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए उनकी लाइफ में, जिससे कि वो जो सोच रहे हैं वो खुद वो बन पाए? देखा जाए तो अभी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। पर फिर भी एक मिथ बना हुआ है मुंबई के लिए कि भाई मुंबई में एक यंग जनरेशन को हमेशा दिमाग में ये रहता है कि यार मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं हंक डूड दिखता हूँ, मैं मुंबई में चला जाऊँ, मेरे को 2 दिन में काम मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पर मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन के हिसाब से सबसे पहले आपको एक सेल्फ ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पानी में। मैं जनरली इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि आप जिद करो, आपके लिए जिद करो कि आपको कौन सा काम करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जिद इतनी भी ना हो कि यार आपको अपनी काबिलियत पर ही भरोसा नहीं है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है। तो ऐसा भी कोई है कि लोग 10-10 साल से मुंबई में इतने टाइम से रुके हुए, काम नहीं भी मिल रहा है, फिर भी जिद करके पड़े हुए कि भाई हम तो कुछ करेंगे, हम तो कुछ करेंगे। तो आपको एटलीस्ट आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप कितने पानी में, आप कितनी तैयारी करके मुंबई गए, आपने बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं। एक्टिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं, पर मैं ये भी कहता हूँ कि यार एक्टिंग अंदर से आती है, उसको कोई सिखाया नहीं जाता। तो अगर आपको कम से कम बेसिक नॉलेज आपको है तो आप मूव ऑन हो सकते हैं। थिएटर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आधी जानकारी तो आपको वहीं से मिल जाएगी। तो ये बेसिक जानकारी लेके ही आप मूव ऑन हो तो बिल्कुल सफलता आपको मिलनी है। भैया ये तो जैसे एक हमने आपकी मुंबई की जर्नी जानी, कैरियर को लेकर जाना, एक अंदर से कहीं ना कहीं हमारे क्षितिज भैया के अंदर भी एक चिंटू इंदौरी भी है। तो थोड़ा सा हमें चिंटू इंदौरी के बारे में जानना है। जो हम आज व्हाट्सएप पे जोक पढ़ते हैं कि हिंदी मूवियों के नाम अगर इंदौरी में होते तो भैया उनके जनक जो हैं यही भैया हैं हमारे, जो काफी कुछ करते थे, लेकिन कुछ समय के चीजें, मुंबई जाने के बाद चीजें थोड़ा सा चिंटू इंदौरी इंदौर में रह गया और क्षितिज भैया मुंबई चले गए। तो इंदौर और मुंबई के सफर में चिंटू इंदौरी कैसे क्या चीजें कर रहा है? चिंटू इंदौरी देखा जाए तो अंदर का जो एक पागलपन है, अंदर का जो इंदौरी है,
उसको ही निकालने के लिए कई बार कंटेंट लिखता हूँ, कार्टून बनाता था जब भी समय मिलता था। तो या जब शूट्स के बीच में टाइम मिलता है, जब मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत उसकी काफ़ी टाइम पहले हुई थी, मतलब मेरे एज ए एक्टर बनने के पहले ही मैं लिखता था चिंटू इंदौरी के नाम से। और उसको अभी भी मैं सोचता हूँ कि उसको वापस कंटिन्यू करूँ, कंटिन्यू हो नहीं पाता। और क्योंकि कीड़ा देखा जाए तो वो भी एक अलग कीड़ा है, वो अंदर का पागलपन है। तो कोशिश मेरी ये रहती कि इंदौर से मुंबई के दिल में इंदौर की धड़कन मिक्स करने के लिए उसको जरूर मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुंबई में देखा जाए तो अपनापन इतना नहीं है, जो अपनापन इंदौर में होता है वहाँ पे इतना नहीं मिलता। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं इंदौर की सहायता लेता हूँ और इंदौर के ऊपर ही कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। और मुंबई में इंदौरीकरण की कोशिश के लिए उसको जारी रखने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भैया। बीच में एक वीडियो देखा था हमने कि आपने शायद बुधवार रखा है इंदौरी। तो आपके हिसाब से इंदौरी, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है जिनको पुराने इंदौर के बारे में शायद कम पता है, तो एक पुराना इंदौर का जो इंदौरी होता था वो किस तरीके से होता था? क्योंकि आजकल तो पोहे जलेबी और चाय को ज्यादातर इंदौरी लोग समझ रहे हैं। तो उस समय क्या था, जैसे पहलवान बावाओ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस दौर में भी अगर हम जाएं तो क्या कुछ उसकी चीजें रहती है? ये जनरली हमारी जो इंदौरी बोली है बहुत मीठी बोली है। इसके कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी है देखा जाए। मेरे साथ तो दोनों हुआ है। और ये यंग जनरेशन, मुझे ये लगता है कि यार उनको बस बिहाओ बोल के खुश हो जाते हैं, पोहे जलेबी बात करके खुश हो जाते हैं। पर अगर इसको डीप में जाएं तो उसका इतिहास, इंदौर का इतिहास इतना वृहद है, इतना ह्यूज है, इतना वास्ट है कि आप बात करने बैठो तो घंटों हो जाएंगे। इंदौर का इतना इतिहास पुराना। मैं बात कर रहा था कि इंदौरी भाषा, इंदौरी बोली, इंदौरी लैंग्वेज से कई बार फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा ये हुआ कि हाल ही में पिछले साल फिल्म एक ओ माय गॉड 2 आई थी अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी के साथ। उसकी कास्टिंग जब हो रही थी तो दे आर सर्चिंग फॉर इंदौरी कंटेंट राइटर, और जो इंदौरी बोलता हो वो ढूंढ रहे थे। और मेरे इंदौरी पेज, चिंटू इंदौरी के पेज से ही कास्टिंग डायरेक्टर ने ढूंढा। उनको मेरा नाम तक नहीं पता था कि क्षितिज नाम है, चिंटू इंदौरी के नाम से उन्होंने ढूंढा और मुझे कांटेक्ट किया, ऑडिशंस के बुलाया। और वहाँ पे मेरा चिंटू इंदौरी होना फायदेमंद हो गया, क्योंकि उसमें भी एमपी की लैंग्वेज, इंदौर की लैंग्वेज यूज किए। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया। माइनस पॉइंट ये होता कि इंदौर इतना अंदर तक बसा हुआ, जैसे बोला कि इस दिल में बसा हुआ है तो दिल में बसा हुआ है, तो वो इंदौरी लैंग्वेज चाह के भाई आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। तो कई बार मुंबई में शूट के दौरान हम ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं कि उससे लगता है कि यार ये पक्का इंदौरी। हम लोग जैसे मैं बोलते हैं, एक ही मात्रा नहीं लगाता, मैं नहीं बोलते, हम मैं बोलते, बैग हम बैग बोलते, बैग नहीं बोलते। तो कई बार शूट पर टोक दिया था, बोले सर ये ऐसा नहीं है सर। मेरी आदत बन के भाई इंदौर में नहीं है, मुंबई में। तो मिक्सअप चलता रहता है। जैसे आप मुंबई में भी रहते हैं, अप डाउन आपका इंदौर में भी चलता है, तो जो दिल का कनेक्शन होता है, वैसे ऑब्वियस सी बात है वो तो इंदौर में ही रहेगा। अब कर्म भूमि मुंबई है तो वहां भी जाना पड़ता है। तो लेकिन आप जैसे मुंबई में भी नए नए लोगों से मिलते हैं और इंदौर आपका घर है, तो उस तरीके से आप क्या रहता है आपका? क्या मुझे इंदौर में ज्यादा अच्छा लगता है? ऑब्वियस सी बात है लगता है, लेकिन वो क्या पॉइंट है वो जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं यार इंदौर मेरा बेस्ट है? मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी सिटी का, लेकिन जो एक अपना है होता है उन चीजों के बारे में। वही बोलता हूँ, मेरा जो काम है, जो कर्मभूमि आप बोल रहे हो मुंबई है, तो इसी चीज का कई बार मलाल होता है कि काश इंदौर में भी अगर ये सेम चीज का स्कोप हो जाए तो कई कलाकार को इंदौर छोड़कर मुंबई न जाना पड़े। जबकि अभी आए दिन इंदौर में काफ़ी शूट्स हो रही है, एमपी पे काफ़ी शूट्स हो रही है, भोपाल इंदौर अब हब बन चुका है फिल्म का वेब सीरीज इतनी हो रही है। और आपको जानकारी देता हूँ, अभी फिलहाल 2 बड़े बैनर की वेब सीरीज में शूट कर रहा हूँ इंदौर में। नाम मैं ले नहीं सकता फिलहाल, मैं उसको अवॉइड करते हैं। तो बस यही चाह रहे थे कि अगर हमारे पास इतने सोर्सेज रिसोर्सेज है, इतनी अच्छी लोकेशंस है एमपी में, भोपाल में, इंदौर में, उसके बावजूद अगर यहाँ का कलाकार मुंबई जा रहा है तो इससे बदनसीबी और क्या हो सकती है। इंदौर में रह के अगर कलाकार काम करे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके लिए खैर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, एक छोटा सा हब प्रिपेयर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंदौर में, ताकि इंदौर का कलाकार का नाम इंदौर
कई रोशन करे, इंदौर भी रोशन करे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत बढ़िया। मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो भैया हैं हमारे, उन्होंने अभी तक 250 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर लिए हैं। और भैया कुछ ऐसे बड़े ब्रांड जिनके साथ आपने काम किया हो, बड़े प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ आपने बहुत अच्छा काम किया हो, तो बताना चाहें आप। ब्रांड्स तो काफ़ी कर चुका हूँ, लगभग मैंने आपको बताया कि मोर देन 70 कमर्शियल्स कर चुका हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस लायक अपने आप को कहलाते हैं कि आप कोई एक ब्रांड को बेच सकें, और वो प्रोडक्शन हाउस आप पर इतना बिलीव कर रहे हैं कि आप उस ब्रांड को बेचने लायक हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रिसेंट जो मेरा एड था IPL में चला, और ये काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला, लोग उस नाम से पहचानने लगे, शुभ नाम से पहचानने लगे। तो हाँ, उस टाइम तसल्ली मिलती कि हाँ, हम इस लायक हैं कि एक ब्रांड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्ले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा नाम मिलता है। भैया मैं आपसे एक चीज़ ये चाहूँगा कि इंदौरी में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, इंदौरी में आप अगर कुछ कहना चाहें, वो आप कुछ भी हो सकता है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, या ज़िंदगी कैसे जी जाती है, क्योंकि आजकल की जो चकाचौंध की ज़िंदगी है, हर कोई भाग रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, तुमको कह रहा हूँ कि ना, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि लोगों को लगता है कि अपन बहुत मस्त दिखते हैं, अपन बॉडी वीडी बना रखी है अपन ने, तो अपन चलो मुंबई चलते हैं, अपन ने तो 2 दिन में काम मिल जाए कि नहीं। तो भैया ऐसा नहीं है, ये दिखावे पे जाते तो भैया अपने नवाज भाई कभी सुपरस्टार नहीं बन पाते हैं। ये टैलेंट बहुत जरूरी है, और अपने आप को घिसो, चप्पल घिसो, थोड़ा भटको, अपने आप की जानकारी रखो, अपने अपन कितना पानी में है कि नहीं, ये तुमको मालूम होना चाहिए ना भैया। वो क्या बोलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता पहलवान, क्या थोड़ा सा मरना सीखो, थोड़ा सा जूझना सीखो, तो सब होएगा भैया। जिद करो बस, तुम तो अनसन कि भैया करना मतलब करना कुछ भी हो जाए, इसकी 12 हो जाए तो लगे रहो, होगा इसकी। जितना मेरे शरीर का आदमी हो गया 36-37 की उम्र में निकला तो हो गया, तो भैया तुम तो यार अभी जवान हो, करो होएगा। और फिर भी कुछ लगे तो अपन बैठे हैं यार, भैया तुमको ये भैया बैठे हैं, तुमको बोल देना क्या लग रहा है तुमको। ये चीज मैं बोल देता हूँ, भैया बैठे का मतलब ये है भैया का कि भैया को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड सवाल पूछना हो, या किसी भी चीज से लेकर, अगर माया नगरी में आप जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कुछ भी सवाल हो, भैया को DM कर देना। और भैया की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर DM का रिप्लाई करते हैं, और वहीं पे आपको चिंटू इंदौरी भी मिल जाएगा, जिससे आप रियल इंदौर को घूम सकते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।